Hello friends, this is Kuldeep and I welcomed you all here once again in my YouTube channel. Friends, as you know, we are going to start the psychology CDP series for the various aspirants who are preparing for their teaching exam like HPTGT and all the TET examination, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो. तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी इज़ कॉमन फॉर ऑल, सभी टीचिंग के टेट एग्ज़ाम में और टीजीटी में आती है. तो जो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप 30 MCQ जो किसी भी टेट एग्ज़ाम में खासकर आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश का जो टेट कंडक्ट करने वाली बोर्ड है, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हिमाचल बॉस, तो वो जो है जो टेट के जो क्वेश्चन हैं उनको बार बार रिपीट करता है. तो इसलिए आपने देखना है कि जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो बहुत बार रिपीट होते हैं, तो आप यहाँ से भी बेनिफिट ले सकते हैं. जो हमारे आज के टॉप 30 क्वेश्चन है वो भी हमने लिए हैं. यहाँ टेट जो मेडिकल का एग्ज़ाम हुआ था, ये आई थिंक 2017 का पेपर है, तो इसके हम जो आज के आए हुए क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड. आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस से शब्द से हुई है. तो जो मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है फ्रेंड्स, ये जो दो शब्दों से मिलकर बना है साइकोलॉजी, साइको प्लस लोगस, जिसमें साइको का अर्थ होता है मन और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन. जो 15वीं और 16वीं शताब्दी में जब साइकोलॉजी को फिलॉसफी से अलग किया था, उस समय साइको को आत्मा का रूप लेकर और लोगस को अध्ययन के रूप में साइकोलॉजी को आत्मा का अध्ययन समझा जाता था. परंतु आप जानते हैं कि वर्तमान समय में साइकोलॉजी को स्टडी ऑफ बिहेवियर कहा जाता है, जिसके प्रतिपादक जेबी वॉटसन है. तो फ्रेंड्स, आपने इसमें कन्फ्यूजन होना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कि जो साइको है, साइको का अर्थ है, और आपके पास ऑप्शन होते हैं आत्मा, मन, चेतना और बिहेव. तो कुछ जो है बिहेव पर टिक लगा लेते हैं, तो ये गलत होगा, क्योंकि जो जिस समय मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी उस समय साइको को जो है मन का विज्ञान ही माना जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि योग्यता है. फ्रेंड्स सॉरी, यहाँ पे एक दो क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग हुई है, तो आगे जो है वो जो PDF है वो क्लियर है, तो एक दो क्वेश्चन में आप एडजस्ट कर लीजिएगा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न, टू एडजस्ट वन सेल्फ टू न्यू सिचुएशन, टू थिंक इन टर्म्स ऑफ आइडियाज, ऑल ऑफ दिस. जो यहाँ पे राइट आंसर है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी. जो बुद्धि है, योग्यता है किसकी, सीखने की, नई नई चीज़ों को सीखने का जो परिणाम ही है वो योग्यता है. और कोई भी इंडिविजुअल है वो जब नई नई सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, उसे भी बुद्धि कहा जा सकता है. और विचारों का चिंतन करना आपको तो पता ही है, जब भी हम तार्किक शक्ति या चिंतन शक्ति की बात करते हैं साइकोलॉजी में, तो वो सीधा ही संबंधित बुद्धि से रखती है. तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे. आज का जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है बहुमुखी है. जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं फ्रेंड्स, दो तरह के पीपल होते हैं जो जिनका पर्सनैलिटी के बेस्ड पर डिवीज़न होता है. एक इंट्रोवर्ट होता है, एक एक्सट्रोवर्ट होता है. इंट्रोवर्ट जो होते हैं फ्रेंड्स, वो इस तरह के व्यक्ति होते हैं जो अपने आप में रहते हैं, अकेले में रहना पसंद करते हैं. जो आइसोलेशन टाइप की जो कंडीशन होती है, मतलब समाज से जो थोड़ा कट के रहते हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी है वो इंट्रोवर्ट कहलाई जाती है. जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास जो पूछा है वो पूछा है एक्सट्रोवर्ट. तो एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं बहुमुखी, वो हो गए कि समाज एवं मित्रवत, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनका समाज के साथ अच्छा संबंध हो, या जो समाज के साथ घुले मिलते हैं. जैसे यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ये राइट, सामाजिक एवं मित्रवत, और इसके साथ ही चिंता मुक्त, जो मतलब टेंशन फ्री होते हैं. तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर सी, बोथ ए एंड बी. आई थिंक आप समझ गए होंगे फ्रेंड्स. जो हमारी साइकोलॉजी की सीरीज़ है उसमें जब हम पर्सनैलिटी का चैप्टर करेंगे तो उसमें हम इन दोनों जो टर्म्स हैं इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो जो है व्यक्तित्व शब्द लिया गया है फ्रेंड्स, बहुत बार ये पेपर में आया गया है, और इसका राइट आंसर है परसोना. जो परसोना है, यहाँ पे बी ऑप्शन है परसोना, तो ये राइट आंसर होगा. जो पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी कहाँ से लिया गया है, वो परसोना शब्द से लिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली का सृजन किसने किया था. तो गाइज, जो प्रश्नावली जो मेथड है, प्रश्नावली या जो क्वेश्चनर के जो मेथड्स है टीचिंग के लिए, वो डिस्कवर्ड किया था किसके द्वारा, वी ऑप्शन, फ्रांसिस गल्टन के द्वारा. बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्तित्व का विकार है, जो डिसेबिलिटी है या जो डिसऑर्डर है पर्सनैलिटी का, वो कौन सा है. तो इसका राइट आंसर है ए, खंडित मानसिकता. इसका राइट आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 7 है जीबी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है. तो सभी जानते हैं गाइस कि जो प्रेजेंट टाइम में वो साइकोलॉजी किसका अध्ययन है, किसकी स्टडी है, वो व्यवहार की, और इसके प्रतिपादक कौन है, जेबी वॉटसन है. तो जाहिर सी बात है कि जेबी वॉटसन के अकॉर्डिंग ही जो सबसे पहले साइकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है वो जेबी वॉटसन ने दिया था कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर. तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बिहेवियर या व्यवहार. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 8 है एक आदर्श शिक्षक को ध्यान देना चाहिए. जो एक
अच्छा टीचर होता है, गुड टीचर या आइडियल टीचर जिसको कहते हैं, उसको किस बात की ओर ध्यान देना चाहिए? अपने टीचिंग मेथड पर, अर्थात शिक्षण विधि पर। बी ऑप्शन जो विषय पढ़ाया जाए उस पर। ऑप्शन सी छात्र एवं उसके व्यवहार पर। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे को ऑप्शन जो है वो यहाँ पे ठीक लग रहे हैं। तो आपको एक बात ध्यान रखना होगा जब भी आप टेट का एग्जाम दें, जो खासकर सीडीपी का जो ये साइकोलॉजी का सेक्शन होता है, इसमें आपको एलिमिनेट मेथड एक तो वो आना चाहिए, और दूसरा कि आप जो है अपने जो कॉमन सेंस है उसका भी थोड़ा बहुत दिमाग ज़रूर लगाएं। एलिमिनेशन मेथड मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था कि आप किस तरह से, जब आप कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप एलिमिनेट मेथड के जरिए जो रॉन्ग आंसर है उनको हटा सकते हैं, ताकि आपके पास 4 में से कम ऑप्शन आपके पास रहेंगे और आप उनमें से फिर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अगर देखें तो चारों ऑप्शन जो है ठीक लग रहे हैं। टीचर के अंदर जो है क्या किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने टीचिंग मेथड पे भी किस तरह से पढ़ा रहा है, ये भी राइट है। जो विषय पढ़ाया जाए जाहिर सी बात उस पर तो उनका उसका गुड हैंड होना चाहिए। नेक्स्ट है कि छात्र और उनके व्यवहार पर भी उसको अपना ध्यान देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं आगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है क्वेश्चन नंबर 9। किसने कहा है कि शिक्षा मनुष्यों के अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है? तो ये किसके द्वारा कहा गया है? विवेकानंद के द्वारा। तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन ज़रूर जो स्टेटमेंट होती है किसी भी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी हुई, वो ज़रूर टेट के एग्जाम में पूछी जाती है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप सारी जो साइकोलॉजिस्ट की स्टेटमेंट पकड़ के बैठेंगे और उनको लर्न करें तो बहुत ही टफ हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से तो बहुत लगभग 2000 से भी ऊपर स्टेटमेंट है। आपने जो किसी भी चैप्टर में जो आप पढ़ते हैं उसकी मेन जो स्टेटमेंटें दी जाती है किसी भी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, वो पकड़नी है। जब आपने पिछले कल का जो हमारा इंटेलिजेंस का चैप्टर अगर आपने देखा होगा जो हमने करवाया है, अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इंटेलिजेंस के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया था, तो उसमें भी हमने एक दो स्टेटमेंटें जो है वो आपके साथ डिस्कस की थी। उस तरह की इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंटें साइकोलॉजिस्ट के द्वारा दी जाती है उनको आपने लर्न करना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अत्यधिक संरक्षण प्राप्त बालक जो होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं? जो ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड होते हैं। गाइज अगर आप नहीं समझते इसका मतलब, जैसे जो कोई बच्चा है जब उसको उसके सराउंडिंग में जो उसके परिवार के अगर बहुत से लोग हैं और सभी उसको प्रेम करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं, ज़्यादा संरक्षण प्राप्त करते हैं, उसके साथ ही जो सोसाइटी में अगर लोग हैं वो भी उनको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, तो उसका जो नेचर होगा वो आक्रामकता भरा होगा, अर्थात उसमें अग्रेसिवनेस ज़्यादा होगी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि एक ऑप्शन यहाँ पे नकारात्मकता का भी दिया हुआ है। फ्रेंड्स ये गलत होगा। साइकोलॉजी में कभी भी नेगेटिविटी का राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि साइकोलॉजी नकारात्मकता को हमेशा ही डिनाई करती है। इसका आपने ध्यान रखना है। एलिमिनेशन मेथड के लिए मैंने आपको टेक्निक बताई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स गाइज क्वेश्चन नंबर 11 है। इनमें से किसने अधिगम की 8 शर्तों को बताया है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है सेम क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है रॉबर्ट एम गेने। जो गेने है, गेने ने एक थ्योरी दी थी जिसको बोलते हैं लर्निंग थ्योरी ऑफ गेने, अर्थात जो सीखने की एक सिद्धांत दिया था गेने ने। कब दिया था? 1965 में। आपको ये डेट भी याद होनी चाहिए। 1965 में गेने ने एक थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी? लर्निंग थ्योरी ऑफ गेनेस। उसमें गेने ने 8 स्टेप में अपनी थ्योरी को कंप्लीट किया था, और उस जो उनने ये 8 स्टेप्स दिए थे उनने वो एक पिरामिड की तरह दिए थे। जो पिरामिड आपने देखा होगा, पिरामिड इस तरह की शेप का होता है, इस तरह से एक ट्रायंगल की तरह। तो इसको हम ऐसा भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लर्निंग थ्योरी ऑफ ज्ञान है वो किस शेप की तरह थी? तो वो पिरामिड की तरह थी। ये आपने याद रखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक अंगों में गुणात्मक परिवर्तन जो अधिगम के द्वारा नहीं होता है क्या कहलाता है? क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो शारीरिक अंगों में गुणात्मक परिवर्तन जो अधिगम के द्वारा नहीं होता है वो क्या कहलाता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो आपकी बॉडी है, बॉडी के जो पार्ट्स है, जैसे हाथ है, पैर है, या और जो हमारे बॉडी के पार्ट है, उनमें जो ग्रोथ हो रही है, जो चेंज हो रहा है, क्वालिटेटिव चेंज हो रहा है, वो लर्निंग की वजह से नहीं हो रहा है। जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे हमारे हाथ बढ़ रहे हैं, पैर बढ़ रहे हैं, बाल बढ़ रहे हैं, तो ये किसकी, हमारी हाइट बढ़ रही है, ये किसकी वजह से? ये पढ़ने से तो नहीं हो रहा है। अगर कोई छात्र पढ़ता नहीं है, वो लर्निंग नहीं करता है, तो क्या वो उसकी वृद्धि नहीं होती है? तो वो बोल रहा है इन ऑप्शन में से वो क्या कहलाता है इनमें से? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होता है परिपक्वता, मेच्योरिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। तो जो मेच्योरिटी आती है, तभी बोलते हैं कि जब मेच्योरिटी आती है तो उसका अनुमान इस तरह से लगाया जाता है कि जो व्यक्ति है, व्यक्ति के जो शारीरिक अंग है वो पूर्ण रूप से उनका विकास हो चुका है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा परिपक्वता। फ्रेंड्स जो हिमाचल प्रदेश का बोर्ड है, जब ये टेट के आंसर किया है तो उन्होंने बी और सी दोनों ऑप्शन को इसमें राइट माना था, क्योंकि आप देखेंगे जो परिपक्वता है बी में, उसका ऑप्शन जो है इंग्लिश में सी ऑप्शन पे दिया गया है मेच्योरेशन का, इसलिए जो इसका ग्रेस मार्क दिया गया था बोर्ड की द्वारा से। बट आपको लर्न करना है, अगर ये क्वेश्चन आए पेपर में कि शारीरिक अंगों में अगर कोई परिवर्तन हो रहे हैं, क्वालिटेटिव परिवर्तन, तो किसकी निशानी होती है? वो मेच्योरिटी की निशानी होती है, परिपक्वता की। गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
क्वेश्चन नंबर 13 है, अधिगम की एक प्रणाली जिसको अभिक्रमित अधिगम के नाम से भी जाना जाता है को किसने प्रतिपादित किया था। फ्रेंड्स, का मैं एक छोटा सा ट्रिक भी आपको बता दूं अगर आपको ये नहीं आता था। इसका राइट आंसर हो जाना था स्किनर। क्योंकि फ्रेंड जो स्किनर है, बी एफ स्किनर है, स्किनर ने एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत काम किया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। कि जो स्किनर है उन्होंने एक ऐसी प्रणाली को प्रतिपादित किया था जिसमें अभिक्रमित अधिगम के नाम से भी जिसको जाना जाता है। पढ़ते हैं आगे। गाइज, अगर आपको एक क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो फिर से मैं बता दूं, जो स्किनर है, स्किनर ने जो लर्निंग छात्र करते हैं शिक्षक के माध्यम से, उन्हें एक प्रोग्राम्ड लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था कि जो एक सिस्टमेटिक तरीके से लर्निंग होनी चाहिए। तो ये सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया वो स्किनर ने दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक अर्थपूर्ण अधिगम की पहचान है जो आउट ऑफ फॉलोइंग विच वन आर रिफ्लेक्शन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। कि जो एक मीनिंगफुल लर्निंग है उसका एक फीचर बताना है आपने, इसमें से पहचान कौन सी, आइडेंटिटी कौन है। ए ऑप्शन है, जब आवश्यकता हो तो प्रत्यास्मरण करने की योग्यता। अर्थात कि जब हमें उस व्यक्ति को किसी कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि उसको अपना रिकॉल करना पड़ता है, उसकी माइंड में क्या है, तो ये ऑप्शन ये है कि जब उसकी आवश्यकता हो तब वो प्रत्यास्मरण करने की योग्यता रखता हो, की एबिलिटी रखता हो रिकॉल करने की, उसके माइंड में कौन सा डाटा है। ऑप्शन बी, उच्च स्तर की स्मृति, कि जो उसका रिटेंशन है वो, मतलब कि जो उसकी मेमोरी है वो हाई डिग्री की है। ऑप्शन सी, परीक्षा में अच्छे प्राप्तांक, ये तो बिल्कुल गलत है। फ्रेंड्स, जब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि साइकोलॉजी में कभी भी नेगेटिविटी जो है वो राइट आंसर नहीं होती है मैक्सिमम ऑफ टाइम। उसी तरह से जो ज़्यादा अंक लाना या कक्षा में सिर्फ रट्टा लगाना, इस तरह के ऑप्शन भी साइकोलॉजी में हमेशा अमान्य होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी तो यहाँ पे होगा नहीं अगर आप इसको एलिमिनेट तरीके से करते हैं। डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, विभिन्न परिस्थितियों में सीखे गए अधिगम के प्रयोग की क्षमता, बिल्कुल सही, राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। जो मीनिंगफुल अर्थ, हालांकि जो ऑप्शन ए और बी है वो भी सही है, लेकिन यहाँ पे पूछा है जो मीनिंगफुल है इनमें से चारों में से, तो वो डी हो जाएगा। क्योंकि जो लर्निंग है गाइज, मीनिंगफुल लर्निंग का ये फीचर है कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है वो डिफरेंट सिचुएशन में आप उस लर्निंग को किस तरह से यूज़ करते हो, किस तरह से प्रयोग करते हो, उसकी जो एबिलिटी है वो एक मीनिंगफुल लर्निंग की का रिफ्लेक्शन होगा, एक आइडेंटिटी होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोरशा इंक ब्लॉट परीक्षण का प्रयोग क्या आंकलन करने के लिए किया जाता है। कि जो रोरशा स्याही ब्लॉट धब्बा परीक्षण भी इसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये याद रखना है, पिछले कल भी हमने जो इंटेलिजेंस का चैप्टर किया था उसमें मैंने आपको विभिन्न जो मेथड्स थे इंटेलिजेंस को ऑब्जर्व करने के, जिसमें कि साइमन बीने का था, आर्मी अल्फ़ा, आर्मी बीटा, इस तरह के जो 4 से 5 हमने प्रयोग परीक्षण बताए थे। उसी तरह से पर्सनैलिटी के लिए जो है ट्रेट थ्योरी का इस्तेमाल करके हम जो है व्यक्तित्व का मापन करते हैं। उसमें से एक ये है रोरशा इंक ब्लॉट परीक्षण। ये व्यक्तित्व का परिणाम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। व्यक्तित्व के व्यक्तिगत गुणों का आंकलन करने के लिए इस टेस्ट का यूज़ किया जाता है। तो आपने सिंपली याद रखना कि जो रोरशा स्याही धब्बा या जो रोरशा इंक ब्लॉट परीक्षण है, इसका ये किससे संबंधित है, ये पर्सनैलिटी से संबंधित है, क्योंकि पर्सनैलिटी को डिटेक्ट या मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्यक्तित्व का अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। यहाँ पे आपके पास 4 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपको पूछा है कि पर्सनैलिटी का इवैल्यूएशन। ध्यान रहे गाइज, यहाँ पे मापन नहीं पूछा है, आपको पता होना चाहिए कि जो मापन है, मेजरमेंट है, और मूल्यांकन, उनमें अंतर होता है। मापन और मूल्यांकन में मुख्य अंतर ये होता है कि जो मूल्यांकन है वो एक व्यापक स्तर का मापन है, जबकि मापन छोटे स्तर पे किया जाता है। इसलिए मूल्यांकन, इसके ऊपर हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे क्या मेन डिफरेंस है मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में। फिलहाल इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इन 4 में से आपने बताना है कि जो इवैल्यूएशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रक्षेपण परीक्षण, प्रोजेक्टिव टेस्ट। प्रोजेक्टिव टेस्ट है, इसको साइकोलॉजी में अच्छा मूल्यांकन के लिए, जो व्यक्तित्व के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है जो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही कॉमन है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बार बार टेट में पूछा जाता है। पिछले कल भी मैंने जो हमारी इंटेलिजेंस की क्लास थी, इंटेलिजेंट चैप्टर 1 करके, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, तो प्लीज़ यार उसको ज़रूर देखें, बड़े ही हेल्पफुल है। और पिछले कल भी मैंने बताया, तो उससे किसी भी टेट में, खासकर हिमाचल प्रदेश का जो टेट है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। जो 17 क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। मैंने पिछले कल भी बताया था, ये क्वेश्चन कई तरह से पूछा जाता है कि जो फादर ऑफ रियल साइकोलॉजी या फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का जनक किसका कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है विलियम वुंट को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले, जो पिछले कल भी मैंने बताया था, 1879 में क्या किया था, साइकोलॉजी की पहली प्रयोगशाला, फर्स्ट लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की थी। कहाँ पर की थी, तो जर्मनी जो देश है उसके लिप्सिंग शहर में की गई थी। तो पहली प्रयोगशाला इस्तेमाल या एस्टेब्लिश करने के वजह से ही विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, जिसको एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। अगर आपसे सिंपल पूछा कि
साधारण मतलब अगर पूछे कि साइकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है तो एरिस्टोटल को कहा जाता है। जो वर्तमान साइकोलॉजी का फादर है वो विलियम जेम्स को कहा जाता है। अगर आपसे ऐसा पूछे कि जो लर्निंग में अगर पूछे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी है, एजुकेशनल जैसे आप बच्चों को पढ़ाएंगे, आगे आपका जो एग्जाम है वो भी टीचिंग से रिलेटेड है, तो अगर आपसे पूछे कि जो एजुकेशन है, एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर कौन है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर है थॉर्नडाइक, क्योंकि थॉर्नडाइक ने सबसे पहले लर्निंग की थ्योरी दी थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? ये क्वेश्चन जो है ए ऑप्शन इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन मेथड जो है ओल्डेस्ट मेथड है साइकोलॉजी में। आप जानते हैं कि साइकोलॉजी में बहुत सारे मेथड्स है, इसकी भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, ऑब्जर्वेशन मेथड है, केस स्टडी मेथड है, या पर्सनैलिटी मेथड है, इस तरह के बहुत सारे हैं। इंडक्टिव मेथड है, डिडक्टिव मेथड है, उन सबको हम करेंगे। लेकिन फिलहाल आपको इतना इस क्वेश्चन में याद रखना है कि जो ओल्डेस्ट मेथड है, सब जितने भी 9 से लेकर 10 मेथड है उनमें से सबसे पुराना जो मेथड है वो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है, जो सबसे पहले साइकोलॉजी में यूज़ किया गया था। आई होप आप समझ रहे हैं। और अगर यार गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आप और अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आपके सामने ला सकें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो जो ये फर्स्ट बुक है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले इस बुक का नाम जो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी जो नाम की पुस्तक है, ये सबसे पहले कब प्रकाशित हुई थी? तो ये जो प्रकाशित हुई थी 1895 में, 1995 में। और किसके द्वारा ये लिखी गई थी? तो ये विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई थी, विलियम जेम्स के द्वारा। वही विलियम जेम्स जिनको हम आधुनिक मनोविज्ञान का फादर कहते हैं, द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले मनोविज्ञान सिद्धांत नाम की एक पुस्तक लिखी थी 1895 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20, बालक किस अवस्था में हंसता ज़्यादा है और मुस्कुराता कम है? वह अपने संवेगों को नियंत्रण करना सीख जाता है। अगर हम इसके ऑप्शन देखें तो फ्रेंड्स हमारे पास ऑप्शन है बेबीहुड, अर्थात उसका बचपन, चाइल्डहुड जो होता है, या बेबीहुड जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है। बी ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, और लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था, और एडोलसेंस। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको इनका टाइम पीरियड बता दूं अगर आपको नहीं आता है तो। एडोलसेंस जो होती है 12 से 18, लेटर चाइल्डहुड जो होता है उत्तर बाल्यावस्था वो होती है 7 से लेकर 11, और जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो होती है 4 से लेकर 7 साल तक। तो फ्रेंड्स जितने भी ये तीनों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन है सॉरी, ये चारों ऑप्शन इस क्वेश्चन के राइट आंसर नहीं होंगे, बिकॉज आप जानते हैं जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा इन्फेंसी या शैशवावस्था। शैशवावस्था फ्रेंड्स होती है 0 से लेकर 2 ईयर तक, जब बच्चा क्या करता है, सिर्फ हंसता है, अपने संवेगों पर उसका कंट्रोल होता है, वो ना बोल पाता है ना अपने पैरों पर चल सकता है, वो सिर्फ सारी जो भी उसकी भावनाएं उनको सिर्फ फील करता है अपने इमोशंस के द्वारा, संवेगों के द्वारा। फ्रेंड जब भी आपको इन एज का कोई क्वेश्चन दिया हो और क्वेश्चन में दिया हो संवेग, तो आप बिना कोई भी देरी किए राइट आंसर इन्फेंसी देंगे। जो बोर्ड वालों ने ये क्वेश्चन दिया था इसका भी ग्रेस मार्क मिला गया था, क्योंकि इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन में दिया ही नहीं था, राइट आंसर था इसका इन्फेंसी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निरीक्षण जो कि अवलोकन क्रिया से किस प्रकार के अधिगम की उत्पत्ति होती है? तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर सी, जो हमारे पास है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो फ्रेंड्स जो निरीक्षण है, निरीक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार के अधिगम की उत्पत्ति है? तो ये सक्रिय अनुबंधन जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वहाँ से है। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये आया है लर्निंग थ्योरी से, जो 5 हमारे पास लर्निंग थ्योरी है वहाँ से आया है। वहाँ से हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। पांचों थ्योरिया इंपॉर्टेंट है। जो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ लर्निंग का की थ्योरी से आया है, जो किसके द्वारा दी गई थी? ये स्किनर के द्वारा दी गई थी, बीएफ स्किनर के द्वारा। और ये थ्योरी किसके ऊपर लागू मतलब इसका प्रयोग हुआ था? वो चूहे के ऊपर हुआ था। मैं जल्दी ही आपके लिए ये लर्निंग की जो थ्योरीज़ है उसके ऊपर आपके लिए एक पूरा कंप्लीट वीडियो लाऊंगा, जिसमें हम सारी जो थ्योरीज़ है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थॉर्नडाइक ने दी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो आपके पास पेवलोव ने दी थी, और इनसाइड थ्योरी जो सूझबूझ का या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है जो कोलर ने दी थी उसको, और इसके साथ ही ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी जो स्किनर ने दी थी, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, इन सभी थ्योरी को आपके सामने लाएंगे। तो उसके लिए यार आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हम आपके लिए ज़्यादा तेज़ी के साथ काम कर सकें, क्योंकि आपके ये सब करने से हमें हमारे अंदर एक नया मोटिवेशन मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलर ने विकसित किया। देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन आ ही गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो कोलर ने भी एक लर्निंग की थ्योरी दी थी, और उस थ्योरी को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं इनसाइड थ्योरी या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप ये चीज़, इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन और भी है कि एसआर सिद्धांत कौन किसका? तो एसआर सिद्धांत स्किनर का ही है, जो भी मैंने पहले बताया ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है उसी को एसआर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स यार अगर आप इसमें कन्फ्यूज हो रहे हो तो कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। जब हम पूरी प्लेलिस्ट साइकोलॉजी की बना लेंगे तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होंगे। हम प्रॉपर आपको एक एक थ्योरी अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो उसके लिए जल्दी ही हम आपके लिए जो लर्निंग की जितनी भी थ्योरीज है उसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे।
तो चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd, MMPI इज एसोसिएटेड विद। फ्रेंड जो MMPI है ये किससे संबंधित है? पर्सनैलिटी का। जो MMPI है वो एक अडल्ट जो होते हैं, जो वयस्क व्यक्ति है, उनकी पर्सनैलिटी को मापने का एक टेस्ट है जिसको MMPI कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 24 है फ्रेंड्स, एक बालक को, ढंग से समझना, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाला क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल ईजी है, इसको ढंग से आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, एक बालक को समस्यात्मक बालक, जो प्रॉब्लम चाइल्ड है, कब कहा जाता है? तो आपके पास ऑप्शन है, जब वह इस योग्य हो कि दूसरे बालक की समस्या का समाधान कर सके। तो बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अगर ऐसा करता है बालक ये तो उसको प्रॉब्लम चाइल्ड नहीं कहा जाएगा। ऑप्शन बी, वह शिक्षक को किसी उपयोगी उपागम का प्रयोग करने के लिए बताता है जब वो किसी समस्या की व्याख्या कर रहे हो। तो इसमें डाउट है। बढ़ते हैं सी ऑप्शन की तरफ, वो ऐसा व्यवहार करता है जिससे शिक्षक को लगे कि वो समस्यात्मक बालक है। ये तो गलत है, बिकॉज तो यहाँ से हमसे पूछा ही है कि किस तरह समस्यात्मक बालक, जो प्रॉब्लम चाइल्ड है, कौन सा होता है, वो किस तरह का काम कर सकता है छात्र के दृष्टि से। तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन डी है, वो क्लासरूम में अच्छी समस्याएं प्रस्तुत करता है। अच्छी समस्याएं से ये नहीं कि वो कोई अब्स्ट्रैक्ट पैदा कर रहा है, अच्छी समस्याओं का अर्थ आता है कि वो प्रॉब्लम लेके आए, सवाल लेके आए और टीचर से पूछे। तो ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कि जब कोई शिक्षक जो है अपना, मान लीजिए कि क्लास लग रही है, टीचिंग कर रहा है, और उसी इंटरवल के अंदर अगर कोई अपनी प्रॉब्लम की एक्सप्लेनेशन कर रहा है या कोई बता रहा है छात्र, तो वहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट पैदा होगा, उसको प्रॉब्लम चाइल्ड कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो शब्दों के मतलब से कन्फ्यूज ना हो, समस्यात्मक बालक जो है प्रॉब्लम चाइल्ड है, जबकि यहाँ पे एक समस्या प्रस्तुत करने के बारे में बताया गया। तो समस्या प्रॉब्लम करना क्वेश्चन पूछने से है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 है फ्रेंड्स, प्रतिरक्षी प्रक्रिया अर्थात डिफेंस मैकेनिज्म, जो बचाव की एक प्रक्रिया है, का प्रयोग निम्न में से किसे संरक्षित करने के लिए किया जाता है? किसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है? जानबूझकर अहंकार या काम तत्व बन जाने में, अर्थात इड, अनकॉन्शियसली। ऑप्शन सी, अनजाने में, सुपर ईगो। ऑप्शन डी, अहंकार अनजाने में। तो फ्रेंड्स आपने 3 शब्द सुने होंगे, इड, ईगो और सुपर ईगो। ये जो थ्योरी दी थी, ये दी थी सिगमंड फ्राइड ने। इस थ्योरी को बोलते हैं साइको एनालिटिक थ्योरी। इसको भी हम जल्दी अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करेंगे, साइकोलॉजी की सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसको समझते हैं। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, अनजाने में सुपर ईगो, अर्थात सुपर ईगो अनकॉन्शियसनेसली। कि जो सुपर ईगो है, सुपर ईगो में ही आपके पास इतनी समझ होती है कि आप अपनी प्रक्रिया का डिफेंस कर सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके। आप जानते हैं कि जो इड है, इड इच्छा के प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। इड वो उसकी सिर्फ इच्छाएं पूर्ति करना ही होता है। और जो ईगो है, ईगो जो है सेटिस्फैक्शन पे वर्क करता है, जबकि सुपर ईगो जो है अच्छे और गलत के बीच का जो जरिया है उसको डिस्कस करेगा। फ्रेंड्स इसको टोटल डिटेल से हम उस टाइम समझेंगे जब हम इसका चैप्टर लेकर आएंगे, साइकोएनालिटिक थ्योरी, जो सिगमंड फ्राइड के द्वारा दी गई थी। सिगमंड फ्राइड और एक जीन पियाजे, ये दो जो थ्योरीज है जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, दोनों थ्योरियाँ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और उनको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। जल्दी हम इसके लिए इस टॉपिक के ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दंड है, जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट इज अ नकारात्मक पुनर्वलन, सकारात्मक या पुनर्वलन कदापि नहीं। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट क्या है? तो क्या वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, पॉजिटिव है, या नॉट एट रेनफोर्समेंट एट ऑल है? तो फ्रेंड्स जो दंड है, पनिशमेंट है, कुछ एक जो छात्र है वो समझते हैं कि जो ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, कुछ इसको पॉजिटिव लेते हैं। जो राइट आंसर होगा वो इसका ये होगा सी, कि जो पुनर्वलन है वो कदापि ये होगा ही नहीं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट है वो रेनफोर्समेंट में आएगा नहीं। अब अगर आप बोले रेनफोर्समेंट होता है क्या? रेनफोर्समेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जब आप किसी क्रिया को करने के लिए रेनफोर्समेंट दिया जाता है, और उस रेनफोर्समेंट देने के बाद उस प्रक्रिया की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है। तो दंड देने से या पनिशमेंट करने से कभी भी किसी प्रक्रिया पे पुनर्वलन नहीं होगा। ये साइकोलॉजी की धारणा है, जबकि आप जानते हैं कि जो वास्तविक जीवन है उस पर जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट का एक अपना प्रभाव ज़रूर होगा। हालांकि ये नकारात्मक पुनर्वलन की तरफ आता है ज़रूर है, लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पनिशमेंट को साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ये कभी भी एक रेनफोर्समेंट नहीं हो सकता। इसलिए राइट आंसर सी होगा। इसीलिए आप जानते हैं कि वर्तमान समय में स्कूलों में भी जो पनिशमेंट है उसको बिल्कुल कम किया गया है, क्योंकि जो नई पॉलिसीज़ है उसमें साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, और साइकोलॉजी में दंड जो है, पनिशमेंट है, उसको रेनफोर्समेंट माना ही नहीं गया है। जैसे आप जानते हैं कि हमारे ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स थे, परंपरागत जो तरीके थे पढ़ाने के, उसमें जो दंड को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी जाती थी। किसी छात्र के कम नंबर आने पर उसको दंड दिया जाता था। ऐसा सोचा जाता था कि दंड देने के बाद वो अपना जो पढ़ने की प्रक्रिया उसकी तेज़ हो जाएगी, पुनर्वलन होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए इस पनिशमेंट को स्कूलों में या किसी और जगह भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये एक रेनफोर्समेंट कभी भी नहीं हो सकता, कदापि भी नहीं हो सकता। इसलिए राइट आंसर सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, समूह गत्यात्मकता समूह गत्यात्मकता पर अनुसंधान करते समय निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सोशियोमेट्री। सोशियोमेट्री का यूज जो है किया जाता है इस टेक्निक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्यार्थियों के एक समूह पर एक कक्षा का अध्यापक थीमेटिक एप्रिसिएशन विषय सराहना परीक्षण का प्रयोग किस मूल्यांकन के लिए किया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पर्सनैलिटी। जो ये अध्यापक थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट है, ये टेट है, TAT, और एक कैट होता है, CAT, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। जो ये दो टेस्ट होते हैं व्यक्तित्व मापने के लिए होते हैं। जब हम अपनी पर्सनैलिटी की वीडियो लाएंगे उसमें हम ये सारे जितने भी ऑब्जर्वेशन मेथड है, अभी हमने पहले रोशा इंकलॉक टेस्ट जो पढ़ा है वो भी पर्सनैलिटी का ही एक मेजरमेंट करने का मेथड है, उन सबको डिस्कस करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत विभिन्नता का हमेशा कारण होता है। जो आप जानते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं गाइस ऐसे अंतर जो किसी भी दो व्यक्ति में होते हैं। आप जानते हैं कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में समान नहीं होते हैं, हर किसी में कुछ ना कुछ विभिन्नताएं होती हैं। कुछ एक मनोवैज्ञानिक भिन्नताएं होती है, कुछ शारीरिक होती है, कोई किसी से छोटा, शारीरिक भिन्नता ये होती है कि कोई किसी से छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, एक दूसरे से जिसकी बॉडी डिफरेंट होती है। और मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, अगर किसी की मैथ्स में रुचि होती है, किसी की साइंस में रुचि होती है, किसी की पढ़ने में रुचि होती है, किसी की संगीत में रुचि होती है, कोई एक्टिंग करना पसंद करता है, कोई क्रिकेटर है, कोई खिलाड़ी है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ये सभी में पाए जाते हैं। तो आपसे पूछा इसका कारण क्या है कि हर एक जो कोई भी दो व्यक्ति है वो कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं। साइकोलॉजी का मानना तो यहाँ तक है, अगर कोई ट्विन्स होते हैं जिनको जुड़वा कहा जाता है, एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो जुड़वा है, जुड़वा के अंदर भी जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनके अंदर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है। या तो उनके अंदर कोई मनोवैज्ञानिक कारक होगा या शारीरिक कारक होगा। आपने देखा भी होगा अगर कोई जुड़वा है तो उनका पढ़ाई में भी अगर सभी में तो नहीं, मतलब कुछ एक केसेस में देखा गया कि एक जो छात्र है वो पढ़ने में ठीक होता है जबकि दूसरा छात्र पढ़ाई में उतनी रुचि नहीं ले पाता है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसका राइट आंसर तो मैंने बताया नहीं गाइस, तो सॉरी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, पर्यावरण और वंशानुक्रम। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ये दोनों फैक्टर पर डिपेंड करता है। कुछ एक हमारे साथ ही सोच सकते हैं इसका राइट आंसर हेरिडिटी होगा, केवल वंशानुक्रम। तो ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि जरूरी नहीं कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस वंशानुक्रम हो, ये पर्यावरण के ऊपर भी डिपेंड करता है, अर्थात आपका एनवायरनमेंट कैसा है। अगर आपका एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा तो जाहिर सी बात है जो अलग अलग छात्र अगर वो अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है तो उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी अलग अलग होगी। तो गाइज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो है क्वेश्चन नंबर 30। ये बोल रहा है, एक डॉक्टर का पुत्र एक विशेषज्ञ डॉक्टर बनता है, ये किसका उदाहरण है? मतलब फ्रेंड्स आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जो एक डॉक्टर है अगर उसका एक बच्चा भी अगर उसका जो सन होगा वो भी अगर फ्यूचर में डॉक्टर बनता तो किसकी ऑप्शन? तो इसके ऑप्शन है जैविकी वंशानुक्रम, सामाजिक वंशानुक्रम, प्रवृत्ति का संस्थानांतरण, और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स हो सकता है कि आप में से सोचें कि डॉक्टर का बेटा है तो जाहिर सी बात है इसमें हेरिडिटी वंशानुक्रम आगे कि उसके जीन्स उसको गए, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक वंशानुक्रम। क्योंकि जो सोशल हेरिडिटी है, सोशल हेरिडिटी का अर्थ होता है कि जो समाज में उसके जो सराउंडिंग्स में, जैसे कोई डॉक्टर बनता है तो उसके पिता अगर डॉक्टर है तो उस बच्चे के जो पिता है उसको उस तरह का जो सामाजिक वातावरण मिलेगा, तो उसे हम सामाजिक वंशानुक्रम कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो गाइज यार ये थे आज के टॉप 30 MCQ। अगर आपको हमारे ये क्वेश्चन अच्छे लगे, हमारा एफर्ट अच्छा लगा तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार गाइज ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है साइकोलॉजी की फर्स्ट वीडियो इंटेलिजेंस की, तो आप उसको ज़रूर देखें, कमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जल्दी ही हम आपके लिए नई नई वीडियो साइकोलॉजी से रिलेटेड अपलोड करेंगे। और मैंने आपको पहले ही कमेंटमेंट कर लिया है कि अगर आप मेरी साइकोलॉजी की कंप्लीट वीडियो देखते हैं तो आप यार HP टेट में 25 क्वेश्चन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप इजीली सिक्योर कर पाएंगे अगर आप मेरी कंप्लीट वीडियो विद नोट्स बनाएंगे और उससे आप अपनी तैयारियाँ करते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।